Hello everyone, please welcome back to my YouTube channel क्षितिज क्लासेस। The topic of the video is नेशनल इनकम। आज का जो टॉपिक है सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं बल्कि कोई ग्रेजुएशन या कंपटीशन की तैयारी के लिए भी ये काम आएगा। तो ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज़ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वित्तीय गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन इसमें है हाउ टू फाइंड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। इट इज़ द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है या कुल जोड़ से है। ओके, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हिंदी में वित्तीय गतिविधियां बोलते हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि वित्तीय गतिविधियां कौन सी होती हैं जिससे राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टेरिटरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन प्रकार की इकोनॉमी होती है जिसके थ्रू इनकम जनरेट होती है और उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या होता है। प्राइमरी एक्टिविटी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरी हमारी फिनिश प्रोडक्ट्स और तीसरी सर्विस सेक्टर होती है। व्हाट आर द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है जैसे इंश्योरेंस, ई बैंकिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। और अगर इनको तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा जीडीपी एट एमपी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकलता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिर्फ वैल्यू एडिशन मेथड। तो देखते हैं वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है। सबसे पहले सीखते हैं वैल्यू एडिशन क्या होता है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि कोई सर्विस या प्रोडक्ट में अगर हम वैल्यू ऐड कर देते हैं तो उसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट करते हैं कि मैंने कोई लकड़ी खरीदी है 500 रुपये की और उसकी टेबल बना के उसको मैंने 800 रुपये की बेच दी। तो ये आउटपुट मेरा जो है वो 800 रुपये है और इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है, जो रॉ मटेरियल मैंने यूज किया है उसके लिए, वो मेरा 500 रुपये का है। तो अगर मैं आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेस करता हूं तो मैंने उसमें 300 रुपये का वैल्यू एडिशन किया है। यही वैल्यू एडिशन हमारा वैल्यू एडेड मेथड में यूज होगा। अब मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। जितना भी इन एक्टिविटीज़ के द्वारा वैल्यू एडिशन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर हमें तीनों सेक्टर का आउटपुट दे रखा होगा और अलग से इंटरमीडिएट कॉस्ट भी दे रखी होगी। तो आपको सबसे पहले इसका वैल्यू एडिशन निकालना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन मैं अभी करवाऊँगा तो आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले की स्टेप्स क्या हैं, अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन करना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो देखते हैं ये फॉर्मूला एक्चुअली है क्या कि वैल्यू एडिशन बाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी, तीनों सेक्टर की इकोनॉमी को ऐड करने के बाद जिन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, देखो हिंदी वाले स्टूडेंट भी ध्यान दीजिए प्लीज़। और इसके बाद इनको ऐड करने के बाद जो हमारे पहली स्टेप आती है वो आती है जीडीपी एट एमपी। ओके, तो जीडीपी एट एमपी आने के बाद अगर हम इस पर डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो इस जी पर फ़र्क पड़ता है और जी नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जीडीपी एट एमपी एनडीपी एमपी बन जाता है। जीडीपी एट एमपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जैसे ही डेप्रिसिएशन लेस हुआ ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर हो गया। ओके, तो इसके बाद जस्ट स्टेप इस मार्केट प्राइस को चेंज करने की। अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं और सब्सिडीज़ को ऐड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो हमारी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद एनडीपीएफसी में अगर हम विदेशी आय को, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो हमारा एनएनपीएफसी, और यही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर हमें जी को एन में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब इसमें से माइनस किया था मैंने डेप्रिसिएशन। ये आपको याद रखना है, शॉर्ट में बार बार नोट करके इसको देखना है कि जी को अगर एन में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। और ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा इसमें था कि अगर एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है
तो हमें इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना पड़ेगा और सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडिशन के मेथड को समझने के बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से ही उसका रिवीजन भी होगा और हम देखेंगे कि उस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखिए आपका आउटपुट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार की इकोनॉमी का हमें आउटपुट गिवन है और इसके साथ साथ इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है हमें, अप्रत्यक्ष कर, और ये डेप्रिसिएशन है जिसको हिंदी में मूल ह्रास बोलते हैं। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम बोलते हैं विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय, और सब्सिडीज़ मतलब आर्थिक सहायता। तो इन सबका हमें कैसे इसका वैल्यूएशन करना है देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमारा जीडीपी एट एमपी आता है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहली स्टेप क्या करनी पड़ेगी, जीडीपी एट एमपी निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारे आउटपुट कितना है, इसको हमें ऐड करना है। तो ये मेरा आ गया 1000। ओके, इसके बाद हम लेस करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट को। अगर हमने इसमें से लेस कर दिया, इसका आ गया 200 रुपीज़। अगर हमने इसमें 200 रुपीज़ लेस कर दिया तो हमारा सबसे पहला आंसर आता है जीडीपी एट एमपी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले इसका फॉर्मूला समझा दिया है। इसके बाद की स्टेप मैंने आपको बताई थी कि अगर मुझे इस जी को एन में कन्वर्ट करना है तो मुझे डेप्रीसिएशन खोजना पड़ेगा इस पूरे क्वेश्चन में। तो देखिए मुझे यहाँ से डेप्रीसिएशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली इसका आंसर 800 रुपीज़ आ गया है इसको सॉल्व करने के बाद। ओके, इसके बाद मैंने देखा डेप्रिसिएशन 100 रुपीज़ है तो डेप्रिसिएशन को मैं लेस कर देता हूँ, तो मेरा ये आंसर आएगा एनडीपी। मैंने बोला था जैसे डेप्रिसिएशन तो एनडीपी आ जाता है मार्केट प्राइस 700 रुपीज़। इसके बाद अगली स्टेप होती है इस एमपी को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने की। तो मैं इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करूँगा और सब्सिडीज़ को ऐड कर दूँगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है 50 रुपीज़ और इसमें ऐड कर दूँगा मैं इसमें सब्सिडीज़ 150। ये मैंने ऐड कर दिया तो ये हमारा 800 रुपीज़ आ गया। ये मेरा चेंज हो गया फैक्टर कॉस्ट में, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट 800 रुपीज़। ओके, इसके बाद की स्टेप भी होती है कि NDPFC के बाद कि हमें राष्ट्रीय आय पता करनी होती है, नेशनल इनकम। तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करना पड़ता है। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करना पड़ता है, तो ये सबसे लास्ट में करना पड़ता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। सबसे लास्ट में ऐड करना 250 रुपीज़। ये हमारा 1050 जो आ गया, ये मेरा आंसर राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आंसर आ गया। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं था, वो सारी स्टेप्स हैं। और क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, या तो आपको जीडीपी एट एमपी पूछ सकता है, एनडीपी एमपी पूछ सकता है, एनडीपीएफसी, यानी ये स्टेप्स है। ये हमारी लास्ट की है एनएनपीएफसी। ओके, तो कोई सी भी इसमें वैल्यू पूछ सकता है, जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। तो इसकी स्टेप्स अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, उस क्वेश्चन को करने के बाद एक बार फिर से हम फॉर्मूले का रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई दूसरी सिचुएशन आ गई तो हम कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर 4 एग्रीगेट्स ले लिए हैं, तो मैं इनको ही सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप क्या क्या चीज़ें एडलेस करोगे, तो देख लेते हैं। एक्चुअली सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो जो मैंने ले लिया है एनडीपीएफसी है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे एनडीपीएफसी पता करना है तो मैंने मान लिया कि मेरे पास जीडीपी एमपी दे रखा है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एन दिख रहा है, इसका मतलब इसने इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेस किया होगा। ओके, यहाँ पर मुझे एफसी दिख रहा है, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को लेस किया होगा और इसने यहाँ पर सब्सिडीज़ को ऐड किया होगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको ये देखना कि लाना क्या है, बेसिक क्या है। सबसे शुरुआत कहाँ से होगी, आपकी जीडीपी एट एमपी होगी, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या हमें पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा है जीएनपी एट एफसी, तो कोई लिखते हैं जीएनपी एट एफसी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हमें जीडीपी दे रखा है एमपी पे तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब होता है कि इसमें नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ा गया होगा, तब ये नेशनल इनकम आई होगी। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकली होगी, अगर एमपी गिवन होगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड आता है एनएनपी एमपी।
तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं फिर से जीडीपी से शुरू करूँ, जीडीपी एट एमपी हो और मुझे यहाँ पर एन लाना है, इसका मतलब मुझे डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर डी, यहाँ पर एन है, यहाँ पर डी है, इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम को अगर मुझे नेशनल इनकम बनाना है तो मुझे इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा। तो बाकी तो मेरे पास यहाँ पर भी एमपी, यहाँ पर भी एमपी है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मेरा आता है जीडीपी एट एफसी। अगर आप देखो जीडीपी एट एफसी तो बाकी सब ठीक है। यहाँ पे जीडीपी एट अगर एमपी दे रखा है तो इसका मतलब इसने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ को ऐड किया होगा। ओके, तो ऐसे समझ सकते हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस को कैसे भी प्लस माइनस इधर उधर ले जाके हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें इसका जो मेन फार्मूला है वो सही तरीके से याद होना चाहिए, तो ही हम ये कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैं एग्रीगेट्स लेकर आऊँगा, आपकी किताब में बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप कोई सा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपका जो बेसिक फार्मूला जो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है उसको आपको सही से रिवाइज करना है और आपको इसको देखना है कि मैंने इसमें क्या ऐड लेस किया है। एक बार फिर से इसका रिवीजन हो जाएगा। आप क्वेश्चन करके देखिए, आपके क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल निकलेंगे। और अगली वीडियो में आपके साथ आऊँगा दूसरे मेथड के साथ, इनकम मेथड के साथ। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।